df अंडरस्कोर न्यू हमारा नया डेटा फ्रेम बनाया हमने। ठीक है, df अंडरस्कोर csv वही डेटा फ्रेम है जिसमें हम कल काम कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमारे पास तीन कॉलम है, ऑर्डर आईडी, आईडी और वैल्यू। और यहाँ पर हमारे पास तीन कॉलम थे और ये सात कॉलम थे, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इन दोनों की दोनों टेबल्स को मेरे को ज्वाइन करना है, दोनों अलग अलग डेटा फ्रेम में पड़े हैं। ठीक है, अब कितने टाइप के ज्वाइन होते हैं? मेजरली तीन ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट। चार टाइप के होते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। ठीक है, तो भी तीन देखेंगे। आउटर वाला ऑप्शन इसमें होता नहीं स्पार्क डॉट स्कूल में। ठीक है, और आउटर कुछ मेजर यूज भी नहीं होता है सर, बट हाँ ठीक है, इसमें आउटर ज्वाइन नहीं है। तो तीन हमारे पास है यहाँ पर, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। ठीक है, हाँ तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपकी जो टेबल आप लेफ्ट पे रख रहे हो, ठीक है, उसके सारे कॉलम्स, सारी वैल्यूज आ जाए, सारी रोज, सारे कॉलम्स आ जाए, और राइट में जो भी उनका मैच आ रहा है राइट वाली टेबल में, उसका मैच लेफ्ट वाले से जुड़ जाए, वो आता है आपका लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अब इसमें लेफ्ट पे हम रखेंगे डीएफ अंडर सीएसवी वाली टेबल और राइट पे रखेंगे डीएफ अंडर न्यू वाली टेबल। ठीक है, राइट ज्वाइन क्या होता है? अगर हमारी जो राइट वाली टेबल है यानी डीएफ अंडरस्कोर न्यू के सारे लाइन आइटम, सारे कॉलम आ जाए, ठीक है, एंड डीएफ अंडरस्कोर सीएसवी में वही हो जिनमें कॉमन है। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट होता है इनर जॉइन। इनर जॉइन मतलब लेफ्ट और राइट में जो भी बोथ में रोज कॉमन है वो वाली ही रिफ्लेक्ट करेंगी, बाकी नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स वही एसक्यूएल वाला सिंटेक्स है जैसे होता है। ठीक है, स्पार्क डॉट एसक्यूएल हम लिख देंगे। ठीक है, सिलेक्ट ए डॉट स्टार। ए डॉट स्टार मतलब ए वाली टेबल यानी आपके लेफ्ट वाली टेबल के सारे कॉलम्स। ठीक है, बी डॉट ऑर्डर आईडी मतलब बी वाली टेबल के ऑर्डर आईडी कॉलम, और बी डॉट वैल्यू यानी वैल्यू कॉलम। ठीक है, फ्रॉम ए का नाम। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन बी का नाम। अब ए और बी क्या है? ए और बी इसका बस एक एब्रीविएशन है, एक शॉर्ट फॉर्म है कि मेरे को बार बार डी एस सी एस बी नहीं लिखना पड़े, तो मैं उसको ए का नाम दे देता हूँ और डी एफ अंडरस्कोर न्यू को बी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब ऑन ए ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू बी डॉट ऑर्डर आईडी, इसका मतलब क्या होता है कि ए का ऑर्डर आईडी मेरी प्राइमरी की हो जाएगी और यहाँ पर बी का इससे मेरा ऑर्डर आईडी पे ज्वाइन लगेगा। ठीक है, मतलब जो भी ऑर्डर आईडी के थ्रू मेरे कॉमन कॉलम्स हैं, कॉमन रोज हैं, वो आके ज्वाइन में जुड़ जाएंगी। ठीक है, और अब लग रहा है हमारा लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या हुआ? ए के सारे वो सारे रोज और बी में वही जो कॉमन है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो इस तरह से देखा जाए तो लेफ्ट पहले शो से वजह पहले अगर हम काउंट पे जाते हैं तो लेफ्ट ज्वाइन मार रहे हैं। ठीक है, तो इसका काउंट क्या होना चाहिए? इसमें कुछ 10 रोज है आई गेस, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 11 रोज हैं और डी एफ अंडरस्कोर सी एस वी में हमारे पास 50 रोज है शायद। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, हाँ इसका आउटपुट का काउंट क्या आएगा? 61 क्यों आएगा? लेफ्ट ज्वाइन हो रहा है। 3 कॉलम ऐड हो जाएंगे ना। नहीं, कॉलम नहीं, रोज का काउंट। रो तो 11 ही आएगी ना सर, दोनों का जो जो लेफ्ट ज्वाइन हो रहा है तो वो लेफ्ट में जाएगा, उसके बेसिस पे दूसरा वाला सेट हो जाएगा। हाँ तो काउंट क्या आएगा? 11। नहीं, लेफ्ट पे कौन सी टेबल है? लेफ्ट में सर आपके ये नहीं है क्या, डीएफ न्यू? लेफ्ट में डीएफ नहीं है ना, लेफ्ट में तो डीएफ अंडर सीएसवी है ना। पहली टेबल जो आती है फ्रॉम ए, जो पहली टेबल आएगी वो मेरे अच्छा, लेफ्ट। ये आपका क्वेरी है, ओके सॉरी। फ्रॉम डीएसवी लेफ्ट ज्वाइन टू डीएफसी न्यू बी, मतलब सीएसवी। सीएसवी आपकी लेफ्ट ज्वाइन है, इसके लेफ्ट में ये ज्वाइन हो रहा है, तो तो काउंट, 50 तो आएगा सर। हाँ तो भाई अब इसका काउंट आएगा 50। समझ आया 50 क्यों आया? क्योंकि लेफ्ट वाली टेबल की सारी रोज आती हैं, राइट वाली टेबल की वही रोज आएंगी जिसमें ऑर्डर आईडी कॉमन होगा। ठीक है, एक बार हम उसको काउंट कर वेरीफाई कर लेते हैं। 50 है। ठीक है, अब क्या हुआ है एक बार शो करके देख लेते हैं।
गुड आफ्टरनून। हो गया। ठीक है, एक बार देखते हैं, आप दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कल तक हमारे पास ये डेटा फ्रेम था df अंडरस्कोर csv। ठीक है, आज हमने एक नया डेटा फ्रेम बनाया df अंडरस्कोर न्यू। इसमें हमारे पास 11 रोज हैं और ये 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ज्वाइन का कंसेप्ट। ठीक है, ज्वाइन में क्या होता है, मेरे पास मान लो दो डेटा फ्रेम है। ठीक है, मेरे को उसका कॉमन एक आउटपुट डेटा फ्रेम चाहिए दोनों डेटा फ्रेम को यूज करके। ठीक है, अब मेरे को इस कॉलम इसमें जो वैल्यूज हैं वो वाला कॉलम मेरे को अब इसके अंदर चाहिए। तो कैसे होगा, वो होगा ज्वाइन के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं, इसमें 3 टाइप के हैं। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, फुल ज्वाइन आपका आउटर ज्वाइन ही होता है। तो लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन या आउटर ज्वाइन जो भी होता है, एंड इनर ज्वाइन। ठीक है, अब हाँ, तो बेसिकली अब लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है कि जो लेफ्ट में जो हमारे पास टेबल प्रेजेंट है उसके सारे रोज आएंगे, और राइट वाली टेबल में से वही रोज आएंगे जो इनमें और इसमें ऑर्डर आईडी के थ्रू कॉमन है। ठीक है, राइट जॉइन में क्या होता है, लेफ्ट वाले टेबल के सारे रोज नहीं आएंगे, राइट वाले टेबल के सारे, मतलब राइट को प्रेफरेंस दी जाएगी तो राइट वाले टेबल के सारे रोज आएंगे, और लेफ्ट के वही आएंगे जो इसमें सेम सेम है, कॉमन है। ठीक है, और इनर जॉइन क्या होता है कि लेफ्ट और राइट में दोनों बोथ में से जो कॉमन टेबल्स है, कॉमन वैल्यूज है, सिर्फ वही आएगी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं df अंडरस्कोर न्यू और df अंडरस्कोर csv। इसमें हमारे पास 50 रोज हैं, इसमें हमारे पास 11 रोज है। ठीक है, अब हमारी ये क्वेरी चल रही है। ठीक है, सिलेक्ट a डॉट स्टार b डॉट ऑर्डर आईडी b डॉट वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि a वाली टेबल, मतलब लेफ्ट वाली टेबल का सारे कॉलम्स आएंगे, बी डॉट ऑर्डर आईडी और बी डॉट वैल्यू, मतलब बी की टेबल में से ऑर्डर आईडी और वैल्यू आएंगे। ठीक है, अब ए और बी डिफाइन कहाँ हुई है, ये देखो, फ्रॉम डी एफ अंडरस्कोर सी एच वी, मतलब जो हमारी मेन डेटा था डी एफ अंडरस्कोर सी एच वी, उसको हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, ये एब्रीविएशन ही है ए। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन डी एफ अंडरस्कोर न्यू बी। ठीक है, हाँ, उसका नाम बी है। तो अब ए डॉट स्टार मतलब ए के सारे कॉलम्स, बी डॉट ऑर्डर आईडी बी डॉट वैल्यू मतलब बी के सारे कॉलम्स, मतलब बी के ये दोनों कॉलम्स। ठीक है, अब ऑन किसके बेसिस पे ज्वाइन होना है दोनों टेबल्स, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी पे। ठीक है, तो अभी यही देख रहे थे, अगर हम लेफ्ट ज्वाइन करेंगे डी एफ अंडरस्कोर सी एस वी और डी एफ अंडरस्कोर न्यू, लेफ्ट में कौन सी टेबल है, हाँ, तो डी एफ अंडरस्कोर सी एस वी आपकी लेफ्ट टेबल हो गई। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट की सारी रोज आएंगी। ठीक है, अब इसका काउंट क्या होगा, इस पूरे ज्वाइन का काउंट क्या होगा। नहीं नहीं, मतलब अगर मेरे पास इसकी 50 रोज हैं डी एफ अंडरस्कोर सी एस वी में, और मेरी सारी रोज आने वाली हैं। ठीक है, और डी एफ अंडरस्कोर न्यू काउंट में मेरे पास 11 रोज है। ठीक है, और लेफ्ट ज्वाइन हो रहा है, मतलब डी एफ सी एस वी की सारी रोज आएंगी। तो अगर इनका ज्वाइन का काउंट में निकालने जाऊँ तो क्या काउंट होगा, जैसे हिसाब हुआ। तो मुझे क्या पता कितनी कॉमन है। अच्छा, कॉमन वाली नहीं होगी ना, लेफ्ट की तो सारा डेटा आएगा ही आएगा, कॉमन वाली तो दिख जाएंगी, बाकी उसकी जगह नल हो जाएगा। बाकी लेफ्ट का तो सारा डेटा आएगा ही ना। तो अभी इधर देखें तो काउंट इसका 50 होगा। क्यों 50 हुआ, क्योंकि लेफ्ट वाली टेबल में काउंट 50 रोज की थी, तो वो सारी रोज तो इधर आएंगी आएंगी। ठीक है, जो कॉमन रोज है उसके आगे बस कॉमन वैल्यू चिपक जाएंगी, बाकी जगह नल 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 दिख जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको शो कराया है। ठीक है, अब डी एफ अंडरस्कोर सी एस पी में मेरे पास ये सारे कॉलम्स थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे कॉलम्स आ गए हैं, आ गए हैं ना, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, सारे कॉलम प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ए डॉट स्टार करा था। ठीक है, मतलब मेरी डी एफ अंडरस्कोर सी एच वी से सारे कॉलम्स आ गए। ठीक है, बी से मैंने दो कॉलम मंगवाए हैं सिर्फ, ऑर्डर आईडी और वैल्यू। ठीक है, अब हुआ है लेफ्ट ज्वाइन, मतलब लेफ्ट मतलब डी एफ अंडरस्कोर सी एच वी के सारे रोज आ गए 50 की 50। ठीक है, और डी एफ अंडरस्कोर न्यू मतलब ये वाले जो कॉलम्स है, ऑर्डर आईडी और वैल्यू, इसमें सिर्फ वही रोज आएंगे जो इनमें कॉमन है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो बाकी जगह पे नल नल वैल्यूज क्यों आ रही है, कॉमन नहीं है तभी नल वैल्यूज आ रही है ना। अब मैंने यहाँ पर ऑर्डर आईडी में मारा है। ठीक है,
अब ऑर्डर आईडी ये है मेरा 19 यहाँ पर ऑर्डर आईडी 19 प्रेजेंट है। एक बार इस डेटा फ्रेम को शो करा के देख लेते हैं कौन से ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी ही ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है, 1 2 3 4। इस पे ज्वाइन मार रहे हैं, इतनी ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये एक नया ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम ज्वाइन मार रहे हैं तो 19 प्रेजेंट है ऑर्डर आईडी। सर ये हमने स्पार्क डॉट एसक्यूएल क्यों यूज किया है? स्पार्क डॉट एसक्यूएल हमारे दो तरीके, जब हम स्पार्क यूज करते हैं, जब इस पे स्पार्क इंटीग्रेट होता है तो हमारे इसको सिंटेक्स बनाने के दो तरीके हैं। एक तो हम एसक्यूएल के थ्रू भी कर सकते हैं। स्पार्क डॉट एसक्यूएल मतलब जितनी भी क्वेरी रन कर रहे हैं वो एज अ एसक्यूएल का सिंटेक्स की तरह, मतलब बेसिकली पाइस्पार्क का एक प्रोविजन होता है कि एसक्यूएल के सिंटेक्स की तरह हम इसमें डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो ये पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें यूज करने के लिए? क्या चीज? ये इंपोर्ट करना पड़ेगा जैसे हम पांडास वगैरह इंपोर्ट करते हैं? स्पार्क डॉट एसक्यूएल लिखना पड़ेगा, हाँ यही डाउट, क्या डाउट है? ओके सर। हाँ मतलब ये स्पार्क डॉट एसक्यूएल लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही एसक्यूएल की तरह चलेगा ठीक है ये। सर, थैंक यू। ठीक है, अब तो स्पार्क, उसका इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या स्पेशली? नहीं नहीं, हाँ पहले इंपोर्ट तो करना पड़ेगा सर स्पार्क को पहले इम्पोर्ट, हमें। हाँ सिर्फ इम्पोर्ट पाइस्पार्क करना है और कुछ ठीक है स्पेशल सर। कुछ नहीं करना होता इसमें। ठीक है, ऐसा कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा क्या सर? नहीं, पिप इंस्टॉल पाइस्पार्क होगा बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होगा। पिप इंस्टॉल पाइस्पार्क के अंदर ही एसक्यूएल क्वेरी की तरह अपने आप आता है, इसमें कुछ वो नहीं है, कुछ एसक्यूएल अलग से इंस्टॉल नहीं करना होता है, एसक्यूएल का सिंटेक्स की तरह बस यूज हो रहा होता है ये। ठीक है, बस व्यू हमारा सीक्वल की तरह देगा? तो व्यू हमारा, सीक्वल की तरह देगा एसक्यूएल की तरह मीन्स? मतलब ऐसे इसमें एसक्यूएल लग नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं, एसक्यूएल यूज हो रहा है, बस इसका सिंटेक्स जो है वो एसक्यूएल की तरह है, दैट्स इट। ओके सर। हाँ, ऐसा एसक्यूएल से लेना देना कुछ है नहीं इसका, इसका बस सिंटेक्स जो है वो वो एसक्यूएल, सीक्वल वाले यूज होंगे हमारे? हाँ वैसा बना हुआ है सिस्टम की वो एसक्यूएल की तरह यूज होगा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ तो कुछ ऐसे अलग से एसक्यूएल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, आप पिप इंस्टॉल पाइस्पार्क करो। ठीक है, तो पाइस्पार्क जैसे बाकी लाइब्रेरीज नहीं होती पाइथन की, पांडास हो गया, नंपाई हो गया, मैटप्लोट्लिब हो गया, या फिर कोई भी अलग मैटप्लोट्लिब हो गया, जो भी है जितनी भी लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी इंपोर्ट होती है सिंपल, पाइस्पार्क भी वैसे इंपोर्ट होता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा एसक्यूएल वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और इसका सिंटेक्स एसक्यूएल की तरह चलता है। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो अगर हमने लेफ्ट ज्वाइन मारा, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन मतलब लेफ्ट के सारे रोज आ गए और राइट में वही रोज आएंगे जो इनमें कॉमन है। ठीक है, अब राइट में हमारे पास ये सारी रोज है, ऑर्डर आईडीज है, 1 2 3 4 10 तक जा रही है, और ये वाली। ठीक है, अब जो ये ऑर्डर आईडी है इसी पर आके ये वैल्यू चिपकेगी, बाकी सब जगह पे नल हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर हो रही है। ठीक है, 19 ऑर्डर आईडी की हमारे पास वैल्यू नहीं है, नल है, तो नल आया। 7 की, हाँ 7 हमारे पास है ना, यहाँ पर 7 है, 7 पे चिपक गया ये। 7 एंड 7 सेम होता है, इज इक्वल टू लगा हुआ है, सेम होता है। अब उसकी से साथ में वैल्यू है, ग्रेप वैल्यू है, ग्रेप वैल्यू है 7 की, तो ये इस टेबल में आके लग गई ग्रेप। ठीक है, ऐसे ही 6 के पास फिग है, 9 के पास कीवी है, यहीं पर ही है 6 फिग 9 कीवी। ठीक है, ये यहाँ पर आके लग गई 6 और 9। 17 नल, 17 नहीं है उसमें, 5 है, तो जो भी है ये एल्डरबेरी करके आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली कॉमन जो वैल्यूज हैं वो आके इस टेबल में आके लग जाती हैं, बाकी जो कॉमन वैल्यूज नहीं है उसकी जगह पे नल नल आएगा। अब सारे कॉमन वैल्यूज है, 1 to 10 तक था, तो 1 2 3 4 5, इसमें ही है 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इतने ही ऑर्डर आईडी थे वहां पर भी, तो बस उनकी वैल्यूज ही लगी है, बाकी सब आके नल हो गया है। ठीक है, क्लियर है ये, किसी को डाउट? ठीक है, अभी भी डाउट तो पूछ सकते हैं, क्लियर है? पक्का? ठीक है। हम्म। ये जो नल वाली लाइन में वो वाले वैल्यू मैच कर 7 7 हाँ 9 9। हाँ, ओके, ये और बस ये दोनों कॉलम पे मैच आ रहा है, ये इसी पे तो हमने सेट करा है ना, हाँ। ऑर्डर आईडी और ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी।
तो इन दोनों पे ही मैच आ रहा है, तो जहाँ पे ये दोनों मैच कर रही है वहां पर वैल्यूज आ रही हैं, जहाँ पे ये मैच नहीं कर रही वहां पे नल 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 आ रहा है। और फिर मान लो तुम्हें ये वाले दिखाने तो बुक्स क्लोथिंग प्लान मिला मतलब कैटेगरी हानि एज इन कैटेगरी जैसे अभी ये हमें वैल्यूज दिख रही है ग्रेप फिग कीवी हाँ इसकी जो हम कैटेगरी मतलब कैटेगरी जगह वैल्यू दिखानी है तो समझा नहीं मैं। अभी 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 देखो इनकी ऑर्डर आईडी सेम तो है ही, हाँ बस अभी वो वैल्यू दे रहा है। वैल्यू तो ये यहाँ से दे रहा है ना, इस वाले टेबल से। हाँ हाँ यहाँ से लेकर आ रहा है। हाँ इसमें कैटेगरी हाँ, तो इस जगह कैटेगरी होती तो कैटेगरी आती सारी, बट इस टेबल में कैटेगरी का कॉलम नहीं है ना। इस टेबल में कितने कॉलम हमारे पास, ऑर्डर आईडी, आईडी और वैल्यू, उसमें से भी हमने से दो सिलेक्ट करे हैं, ऑर्डर आईडी और वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे दो सिलेक्ट करें ना, ऑर्डर आईडी दिखना चाहिए और वैल्यू दिखना चाहिए, तो इसलिए वही दोनों आ रहे हैं, ऑर्डर आईडी और वैल्यू। इसमें अगर हाँ कैटेगरी का कॉलम होता और अगर हमने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करी होती तो कैटेगरी भी इसके आगे दिख रहा होता। जहाँ पे मैच होता है वहां पे कैटेगरी का मैच दिख रहा होता है, जहाँ पे नल होता है नल 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 लिखा होता है। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया अब लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अब देखते हैं राइट ज्वाइन का। ठीक है, तो राइट ज्वाइन में क्या होगा, राइट वाले टेबल को यानी डीएफ अंडर स्कोर न्यू को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसका राइट ज्वाइन देखें, सेम ही कुछ नहीं करा हमने, बस राइट लेफ्ट की जगह हमने राइट लिख दिया है। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे हमारी 50 रोज आ रही थी सारी की सारी, क्यों आ रही थी, क्योंकि हमने लेफ्ट में ये रखा था, और लेफ्ट ज्वाइन मतलब लेफ्ट की सारी टेबल को प्रेफरेंस देगा। ठीक है, अब राइट ज्वाइन में राइट की सारी टेबल को प्रेफरेंस देगा, राइट में कौन सा है, डीएफ अंडरस्कोर न्यू, तो इसकी सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑर्डर आईडी थी यहाँ पर अवेलेबल 10 की 10, डीएफ अंडरस्कोर सीएस में भी 10 की 10 वैल्यू अवेलेबल थी, तो ये सारा यहाँ पर आ गया। सिर्फ एक ऑर्डर आईडी थी ये, जिसकी वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है लेफ्ट में, तो उसकी जगह हम नल 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 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब अब राइट वाले टेबल को प्रेफरेंस दी हुई है, राइट की सारी रोज आ गई और लेफ्ट की वही रह जाएगी जहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है, किसी को डाउट है, लेफ्ट और राइट जाना आता है। ऑनलाइन में किसी को डाउट है, नो सर। क्लियर है, ये वाला कैसे हुआ। ठीक है, अब इसके सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो हाँ जी, सर, ये डेटा कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं हम? डेटा यार हमारा लोड, एक तो कल बार जो हम डेटा लोड करा रहे थे ये रहा, हम्म। डीएफ अंडरस्कोर सीएसवी, तो हमारे पास सीएसवी फाइल एक प्रेजेंट है, वहां से लोड हो रहा है डीएफ अंडरस्कोर सीएसवी। ठीक है, डीएफ अंडरस्कोर न्यू हमने यही बनाया है, डीएफ अंडरस्कोर न्यू, ये पूरा डेटा हमने यहाँ बनाया और डीएफ अंडरस्कोर न्यू में डाल दिया। इसको यूज कर रहे हैं हम? हाँ, डीएफ अंडरस्कोर न्यू ये रहा, और डीएफ अंडरस्कोर सीएसवी हमने सीएसवी फाइल लोड कराई है, ये रहा। ठीक है ठीक है, सर, थैंक यू। दोनों पे ज्वाइन लगाया है। हम्म। ठीक है, वापस नीचे आते हैं, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन समझ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अपने इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन में क्या होगा, सिर्फ इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं वो ही आएंगी। ठीक है, अब वो देखो 50 की 50 तो आई नहीं क्योंकि वो कॉमन नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे भी 11 की 11 नहीं आई, 10 ही आई है, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन उसमें कॉमन नहीं थी। क्लियर है, ये देखो यहाँ पे सारी लाइन, यहाँ पे नल 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 कुछ भी नहीं आया। ठीक है, ये क्योंकि कॉमन नहीं थी, यहाँ पर ये नल 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 कुछ नहीं आया, क्यों, ये कॉमन नहीं थी, तो कॉमन कितनी ही थी, बस यही वाली कॉमन थी ना, इसमें डेटा पूरा भर रहा है, तो यही सारा पेनर ज्वाइन में आएगा। ये कितनी रोज है, 10 रोज है, बस 10 रोज ही दिखेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनर ज्वाइन मतलब जो दोनों में कॉमन वैल्यूज है वो ही आएंगी। क्लियर है ये, कोई डाउट, क्लियर है सबको। हाँ भाई, ऑनलाइन बताओ भाई, सो गए क्या। नहीं सर, जगा हुआ हूँ, कोई डाउट नहीं है। नो सर।
ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जॉइंस तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब स्पार्क डॉट एसक्यूएल का हमने सब कुछ कल देख लिया था, जॉइन भी हमने आज देख लिया। ठीक है, अब सेम चीज अगर हमें इसके एपीआई मेथड से करनी है, ठीक है, अब पॉइंट ये है दोनों मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पार्क डॉट एसक्यूएल मेथड से भी कर सकते हो और आप इसके एपीआई मेथड से भी कर सकते हो। दोनों में फर्क बस इतना है कि स्पार्क में आपको टेबल बनानी पड़ती है, वो क्रिएट व्यू बनाना पड़ता है। यहाँ पर आप सीधा डेटा फ्रेम पे काम करते हो, जब डेटा फ्रेम एपीआई मेथड है यहाँ पे जो हम नीचे देखेंगे। ठीक है, बस आना चाहिए, पता होना चाहिए, कोई भी मेथड जिसमें कंफर्टेबल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बस ये थोड़ा वाला थोड़ा टाइम सेविंग है, क्योंकि जब आप मल्टीपल टेबल्स में काम करते हो आपको हर बार टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इमीडिएटली काम हो जाता है, उसी डेटा फ्रेम में चीज अपडेट हो जाती है, बस इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। दोनों मेथड में से कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो, बताइए बताइए। ठीक है, अब मान लो मेरे को, जब एक बार ना साथ साथ इसका दोनों मेथड को पैरेलली लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हम मेरे को डीएफ सो डीएफ सी एच में से सारे मेथड मेरे को दिखाने हैं, क्या बोलते हैं, सारे वो दिखाने हैं, कॉलम और रोज दिखानी है, कॉलम और रोज दिखानी है, तो कैसे होगा स्पार्क के, वही बताइए स्पार्क की, सॉरी एसक्यूएल की। मेरे को सारे कॉलम और रोज बताने हैं, क्या क्वेरी होगी? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम। हाँ जी सर। तो एक बार वो लिख लेते हैं, स्पार्क डॉट एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम df underscore csv। सर ये ट्रिपल आपने ये ट्रिपल कोट्स क्यों लगाया? कोट सिंगल कोट्स लगा सकते हो, दोनों की बात सेम ही है, एक ही बात है। ट्रिपल कोड में बस ये है कि आप मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हो कोड, तो इतना ही फर्क होता है, सेम ही बात। सर वो तो स्ट्रिंग का केस में होता है। क्या? वो तो स्ट्रिंग का केस में होता है ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर मतलब मान लो अगर मेरे को इस कोड को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है तो ऐसे जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोड अभी अगर मैं करूंगा ना, एरर नहीं आएगा कुछ। हाँ सर, ये तो वही तो स्ट्रिंग का केस में हो गया ना, आपने सारा आर्ग्यूमेंट पास किया है। ठीक है, हाँ, तो वही अगर मैं सिंगल कोड में डाल दूंगा तो यहाँ पर का एरर, एरर आ जाएगा। बस इतना ही फर्क है, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है। बस मेरे को अगर मल्टीपल लाइन में थ्रो आउट करना है तो मैं इसलिए डबल कोट में डालता हूँ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इस एपीआई तरीके से हमने क्या करा, डीएफ सीएसवी डॉट सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब वही सारे वो डॉट शो। ठीक है, और ये हमने एसक्यूएल तरीके से कर लिया, सेम चीज, सेम रिजल्ट आया, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो बस दो अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, बस पता होने चाहिए इसका भी सिंटैक्स की कैसे काम करता है, कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर मेरे को कोई एक कॉलम चाहिए होता तो मैं यहाँ पे कैटेगरी का लिख दूंगा, पर्टिकुलर कॉलम का नाम डाल देते। हाँ, दिस कॉमा फिर क्वांटिटी, तो इससे भी ये दोनों कॉलम दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को चीज सेम चीज करना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा कैटेगरी कॉमा क्वांटिटी, स्पेलिंग अलग हो गई। ठीक है, क्लियर है? अब जितने ब्रैकेट यहाँ पे खुलेंगे उतने ब्रैकेट यहाँ बंद होंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें एक खुला था एक बंद होगा। ठीक है, फिर ये तो चलो हमने एक कॉलम दिखाया तो यही हो गया, इसको हटा ही देते हैं ऐसे। हाँ, ठीक है, अब हमने क्या करा, अब देखो इसमें डीएफ3 एक नया डेटा फ्रेम बनाया, डीएफ अंडरस्कोर सीएसवी विद कॉलम। ठीक है, कॉन्ट कॉलम क्वांटिटी डॉट कास्ट डबल। ठीक है, उसमें हम कैसे करते हैं, सीधा लिखते हैं स्टार कॉमा डबल ऑफ कॉन्ट इज एज दिस, या फिर डबल ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम दिस। ठीक है, वही सेम चीज अगर इसमें लिखते हैं विद कॉलम, हमारा कॉलम सिलेक्शन में काम आता है। अगर हमें कॉलम सिलेक्शन में कोई ऑपरेशन क्रिएट करना है तो हमें विद कॉलम से कॉलम सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो df अंडरस्कोर csv विद कॉलम, इसका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़े तो
डेटा फ्रेम रिटर्न्स डेटा फ्रेम विद न्यू और रिप्लेस कॉलम। ठीक है, या तो नया कॉलम बन जाएगा या इस पुराने कॉलम पे ये जो हम ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो df अंडरस्कोर csv विद कॉलम कॉन्ट हमारा नया कॉलम का नाम बनेगा। ओरिजिनल जो हमारा कॉलम क्वांटिटी था उसको डॉट कास्ट डबल, मतलब इसका सिंटेक्स क्या कहना चाह रहा है कि आपका क्वांटिटी का जो भी कॉलम है उसको डबल में कास्ट करना है। हाँ, फ्लोट वैल्यू में हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक नया कॉलम बनेगा कॉन्ट, उसके अंदर वो वैल्यू क्वांटिटी की वैल्यू डबल होकर दिख जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट स्कीमा करें तो वही हो रहा है कि एक नया कॉन्ट कॉलम बन रहा है जिसमें डबल वैल्यू आ रही है क्वांटिटी की। अगर हम इसको शो कराएं, सेम वैल्यूज होंगी, एक में बस वो इंट में होगा, एक में डबल में होगा। ये देखो, क्वांटिटी इंट में है, क्वांट में डबल में है। ठीक है, विद कॉलम हमारा कॉलम सिलेक्शन करता है, कॉलम ऑफ क्वांटिटी डॉट कास्ट डबल। ठीक है, हमारे डबल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सेम चीज एसक्यूएल के थ्रू भी हो सकती है, इसके थ्रू भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, रिजल्ट सेम आएगा। फिर अगर मान लो एसक्यूएल में हम वेर यूज करते थे, ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि df3 यानी ये वाला कॉलम, यानी ये वाला जो हमारा डेटा फ्रेम है। अब देखो यहाँ पर मेरे को कोई वो करने की जरूरत नहीं पड़ी, टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं df3 को एज इट इज नीचे यूज कर पा रहा हूँ, है ना। कोई नई टेबल क्रिएट नहीं करी। अगर मैं सेम चीज एसक्यूएल में करनी पड़ती तो वो df3 डॉट क्रिएट रिप्लेस और फिर नीचे टेबल यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो बस इतना फर्क है। अब यहाँ वहां पे हम वेर यूज करते थे, यहाँ पे हमारे पास डॉट फिल्टर का ऑप्शन है कि डॉट फिल्टर कॉलम कैटेगरी। इसका क्या मतलब है कि कैटेगरी कॉलम में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको डॉट फिल्टर कर दो। ठीक है, पहला स्टेप। ठीक है, फिर एग्रीगेट सम ऑफ क्वांटिटी, मतलब अब क्वांटिटी का जो सम है क्वांट वैल्यू इस वाले वेरिएबल में जो भी सम आया है उसको कॉन्ट नाम दे दो। एलियस मतलब डॉट कॉन्ट एलियस कॉन्ट नाम दे दो और फिर उसको शो हो जाएगा। तो भाई अब बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि कैटेगरी जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका कॉन्ट का सारा सम यहाँ पर आपको दिख रहा है विद कॉलम का नाम कॉन्ट। इसको मैं अगर क्वांटिटी करूंगा तो इसका नाम यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जब भी सम वगैरह ऑपरेशंस होते हैं तो हमें एग्रीगेट फंक्शन की जरूरत है। हाँ, एग्रीगेट, तो एग्रीगेट बेसिकली यहाँ का ग्रुप बाय है। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक df4 हमने नया डेटा फ्रेम बनाया, df अंडरस्कोर csv हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम। ठीक है, सिलेक्ट कौन से कॉलम कर रहे हैं, कैटेगरी प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी। अब इसमें क्या हो रहा है गेस करके बताओ, df4 में क्या वैल्यूज जाएंगी। सिलेक्ट करिए कॉलम ऑफ सर कैटेगरी हो जाएगा, प्रोडक्ट नेम का जो है वो अंडरस्कोर से चेंज हो जाएगा और क्वांटिटी 3 कॉलम आ जाएंगे। सही है, तो इसका प्रिंट स्कीमा अगर देखें तो यही हो रहा है, कैटेगरी प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी, नाम एलियस से चेंज होगा। अब नाम चेंज करना है तो एक और भी तरीका होता है, df डॉट csv नॉर्मल, ये तो सिलेक्ट ही है, सिलेक्ट करें हम कॉलम का नाम, सिलेक्ट हम देखते हैं कौन सा कॉलम सिलेक्ट करते हैं, है ना, ऐसे ही कर रहे हैं सिलेक्ट, इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक और फंक्शन है विद कॉलम रीनेम, इसका काम ही बस ये है कि कॉलम का रीनेम करना। इसमें दो पैरामीटर्स इनपुट होंगे, पहला जो ओरिजिनल नाम था, दूसरा जो आपको काम करना है। ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, कैटेगरी प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी, बस विद कॉलम रीनेम से आप क्या कर सकते हो, ओरिजिनल नाम को नए नाम से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो एक और हमारे पास फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, विद कॉलम से क्या करते हो, आप कॉलम पे ऑपरेशन करते हो। ठीक है, अगर मान लो मेरे को क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं विद कॉलम से करूंगा, विद कॉलम रीनेम से मैं कॉलम का नाम चेंज करूंगा। ठीक है, मतलब हाँ, इससे नहीं होगा। विद कॉलम से क्या होता है, मान लो मेरे को टाइप कॉलम, मतलब कॉलम पे जितने भी ऑपरेशन है, मल्टी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है या दो कॉलम को मल्टीप्लाई करके नए में डालना है या फिर कॉलम का टाइप चेंज करना है, वो सारा विद कॉलम के थ्रू होगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर विद कॉलम है, कॉलम क्वांटिटी डॉट कास्ट हो रहा है। ठीक है, एक और चीज भी कर सकते हैं यहाँ पर, df3 और काम करते हैं, df3 विद कॉलम कॉन्ट, एक नया कॉलम का नाम देते हैं कॉन्ट इनटू 2। ठीक है, अब कॉलम क्वांटिटी था, इसको हमने क्या करा, इनटू
2 कर दिया, ठीक है। और अब इसको रन करते हैं, ठीक है। df3 क्या होगा यहाँ पर, एक नया कॉलम बन जाएगा कॉन्ट इंटू 2 करके, और उसके अंदर क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई होकर आपको दिखेगी। क्वांटिटी 2 नॉर्मल बन गया, क्वांटिटी क्या हो गई 2 से मल्टीप्लाई हो गई, क्वांटिटी इंटू 2 हो गई 4, 14, 8, 16, 10, 14 डबल हो गई। तो इस कॉलम पे सारा ऑपरेशन हो गया। अब इसको अगर मेरे को किसी और कॉलम से मल्टीप्लाई करना है वो भी कर सकते हैं, कॉलम यूनिट प्राइस कर देते हैं, चलो। तो हमारा यूनिट प्राइस में होगा 7 इंटू 76.this 4 इंटू 45.this, ये आपका सारा वैल्यूज आ गई यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, कोड आउट विद कॉलम विद कॉलम रीनेम क्या फर्क है दोनों में। विद कॉलम रीनेम से कॉलम रीनेम करने के काम आता है, ठीक है। सिलेक्ट आपका कॉलम सिलेक्ट करता है, फिल्टर आपका फिल्टर मार के देता है। ये चार है जो मेन है, ये अगर समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चार पे ही काम सारा होता है। यार एग्रीगेट आपका एग्रीगेट करता है, ठीक है। कॉलम रीनेम एग्रीगेट और फिल्टर, ठीक है। फिल्टर सिलेक्ट ये तो आपका मेन है, इससे आप तो करते हो, ठीक है। अब df3 डॉट फिल्टर कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एग्रीगेट सम हो गया, ठीक है। एज क्वांटिटी डॉट एलियस तो नाम ही हो गया, उस क्वांटिटी में चेंज, हाँ वही सेम है, बस बता रहा था, ठीक है। विद कॉलम रीनेम हो गया आपका, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हाँ इसमें क्या हो रहा है, हमारे सारे जितने भी हैं ये सारे हमारे टाइप कास्ट हो रहे हैं, ठीक है। कॉलम कैटेगरी डॉट कास्ट स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या होगा, कैटेगरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वांटिटी डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम df5 का प्रिंट स्कीमा करें तो कैटेगरी स्ट्रिंग में हो गई, प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग होगा, क्वांटिटी डबल में होगा, ठीक है। हाँ आते हैं, हाँ। अब कल हमने देखा था चलो यहाँ पे कैटेगरी प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी, ये तो हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिए। अब हमने कल देखा था एक न्यू कॉलम बना रहे थे जिसमें हम ब्लैंक वैल्यू डाल रहे थे, ठीक है। वो चीज अगर हम इसमें करनी है तो क्या होगा, लिट फंक्शन काम आता है। लिट का मतलब क्या होता है, लिट एज इन जब आपको कोई वैल्यू जैसे असाइन करनी है, ठीक है। लिटरल मतलब बेसिकली लिट का बोला होगा लिटरल, तो जैसे वो लिटरली हुआ ना, अगर मेरे को 10 सीधा डालना है तो एक लिटरल वैल्यू है ना, लिटरल का मतलब क्या होता है, कौन एक कांस्टेंट वैल्यू, कौन मतलब कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं उसको लिटरल बोलते हैं, है ना। तो इसमें भी एल आई टी करके करेंगे कि एल आई टी, अब ये जो इसके अंदर जो वैल्यू होगी डॉट एलियस न्यू कॉलम, मतलब इससे क्या होगा, ये जो वैल्यू इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो न्यू कॉलम में आके लग जाएगी, ठीक है। एलियस यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू डाली तो पूरा न्यू कॉलम ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पर हमने वैल्यू 10 डाली तो पूरा न्यू कॉलम फिर 10 हो जाएगा। इसको एक बार वो कर लेते हैं, सेम चीज हो रही है। न्यू कॉलम पूरा इससे स्पेस से है, इसको अगर हम टी वाई डाल देंगे तो ये हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। टी वाई आ गया, लिटरल है बेसिकली, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। 10 डाल दिया तो न्यू कॉलम 3 में सारी 10 वैल्यूज आ गई, असाइन हो गई, ठीक है। तो एक नया कॉलम बन गया, न्यू कॉलम 3 जिसमें लिटरल वैल्यूज चल गई है ये और ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ऑनलाइन में सबको क्लियर है अभी तक। ये जो आपको डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते। हाँ सीएसयू में राइट करा लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, एक बार इसका देख ही लेते हैं, spark डॉट पाई स्पार्क, वापस सबकी डॉक्यूमेंटेशन खोल के आप देख सकते हो, सीधा डॉक्यूमेंटेशन से उठा लो क्या चीज करनी है। अब मेरे को राइट कराना है, राइट टू सिंटेक्स होता है, इसको अब राइट करा देते हैं। अगर मान लो को DF6 को राइट कराना है तो DF6
डॉट राइट डीएफ, अब मेरे को यहाँ पे इसका सिंटेक्स डाल देता हूँ। अभी एक्चुअली मेरे पास ऑनलाइन कंपाइलर है, ये मेरे पास वो नहीं है, तो मेरे सिस्टम में राइट नहीं होगा ये। But देखते हैं, तो बात उठा लेते हैं। आपके सिस्टम में राइट हो जाएगा, मेरा तो ऑनलाइन कंपाइलर है तो शायद इसमें राइट ना हो। वही दिक्कत आ रही है, पास ऑलरेडी ठीक है, अभी राइट हो गया है मेरे को, यहाँ पर राइट हुआ होगा। कंटेंट सैंपल डेटा DF6 राइट टू, हाँ ये रहा, देख लो ये DF6 यहाँ पर राइट हो गया। मैं इसको यहाँ पे ऐसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ, तो अगर मैं खोल के देखूँ, देख रहे हो ये पूरा मेरा यहाँ पे राइट हो गया है। 1/10 रेटिंग, यही डेटा फ्रेम है पूरा मेरा। इसको मैं डाउनलोड का भी ऑप्शन नहीं आता होगा, डाउनलोड कर सकता हूँ। टॉप 10 पर शो 10 पर टॉप बस वो यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं CSV को यहाँ खोल लेता हूँ, ये रहा मेरा जो राउट राइट हुआ था, अब एक्सेल में खुलेगी ये, सारी 50 रोज ही दिखेंगी। ठीक है, ये सारा 50 रोज है, 50 रोज दिख रही है। ये था, बस हेडर नहीं आया इसमें, हेडर ट्रू करके राइट करना चाहिए था, बट चलो ठीक है। जितना आपका डेटा था ये भी हमने असाइन करा था TY तो ये चेक कर लेते हैं। सारे कॉलम में असाइन हो गया था, सिर्फ यही वैल्यूज है। 10 लेट करा था, यही वैल्यूज है। क्वांटिटी में हमारे पास ऐसी सारी वैल्यूज है। ठीक है, तो कोई भी डेटा फ्रेम यहाँ पर आप राइट करा सकते हो। मैंने अभी DF6 राइट कराया, ऐसे आप कोई भी डेटा फ्रेम यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो CSV में राइट हो जाएगा। ठीक है, अब DF6 में ये वैल्यूज है, वो तुमने देख लिया एक्सेल में कैसे, CSV में कैसे दिखेंगी ये। ठीक है, अब मान लो ठीक है, चलो ठीक है, इसको खैर, हाँ तो फिर अब DF7 है मेरा। ठीक है, इसमें कॉलम कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है, व्हेन कॉलम। अब ये जो हमारी कॉलम व्हेन कंडीशन थी, ठीक है, हाँ, तो कॉलम कैटेगरी, कॉलम प्रोडक्ट नेम, कॉलम सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, हमने वहां पे केस लाइन बनाया था कल, बिटवीन वाला याद है? वही सेम चीज हो रही है, व्हेन कॉलम क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड कॉलम क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 7, वही बिटवीन वाला केस हो गया। ठीक है, देन नन, नन मतलब क्या, नल वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज कॉलम क्वांटिटी एलियस एज कॉलम क्वांटिटी, सेम स्टेटमेंट है, अदरवाइज आ गया बस एल्स की जगह। इसका सिंटेक्स में एल्स की जगह अदरवाइज आता है। तो व्हेन कॉलम क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड कॉलम क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 7, मतलब बिटवीन 3 एंड 7, वही वाला केस है। देन नन, देन नन, अदरवाइज कुछ, मतलब जो नॉर्मल क्वांटिटी चल रही है वही चलेगी। ठीक है, फिर वही जो दो कॉलम एलियस करके थे वही थे। अब डीएफ डॉट शो में देखेंगे तो क्वांटिटी नल हो गई है ओरिजिनल वाले से। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं डीएफ, ठीक है, यहाँ पर ये कॉलम से बिटवीन 7 वाली क्वांटिटी की वैल्यू रह जाए, हट जाएंगी।
और उसके अलावा वैल्यू रह जाएंगी। तो 7 और 4 बिटवीन है तो नल नल आ गया, 8 नहीं है तो उसके वैल्यू आ गई, 5 7 बिटवीन है तो नल नल आ गया, 3 भी बिटवीन है तो नल नल आ गया। मतलब बेसिकली भाई 3 और 7 के बीच में जितनी वैल्यूज है वो हट गई, 2 नहीं है तो आ गया, 8 नहीं था तो आ गया, बाकी नल हो गया। ठीक है, इसके कंडीशन के चक्कर में क्या हुआ, व्हेन कॉलम ऑफ क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 3 वैल्यूज एंड कॉलम क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 7, दोनों इंक्लूडेड है 3 और 7 और इसकी बीच की वैल्यूज। ठीक है, तो नन कर देना है, अदरवाइज कॉलम क्वांटिटी और ए लिस्ट आपका बस कॉलम का नाम है जो आपको यहाँ पर होगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा तो नाम चेंज हो जाएगा, उससे कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ नाम चेंज हो जाएगा। क्लियर है? फिर दोबारा हमने क्या देखा था, अब हमें रिमूव करने थे नल वैल्यूज। ठीक है, उसमें और इसमें फर्क क्या है, बस वहां पे हमें बड़ी क्वेरी लिखनी पड़ती है, Background SQL select star from where df is not जो भी है, where quantity is not in column। ठीक है, वहां पे इतनी बड़ी क्वेरी लिखनी है, यहाँ पर सिंपल से दे वर्ड्स में हो गया। ठीक है, इतना फर्क है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये ज्यादा जल्दी हो जाता है, दैट्स इट। तो df8 इज इक्वल टू df7, ये वाला डेटा फ्रेम। अब देखो इस डेटा फ्रेम को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे कोई टेबल नहीं बनाई है, मैंने डायरेक्टली डेटा फ्रेम को यूज कर लिया जैसे हम पांडास में यूज करते हैं, नेक्स्ट का नेक्स्ट हो गया। ठीक है, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो df8 हमारा नया डेटा फ्रेम है, df7 मतलब ये वाला डेटा फ्रेम हम यूज कर रहे हैं। डॉट फिल्टर कंडीशन हो गई, वेयर कॉलम ऑफ क्वांटिटी इज नॉट नल। क्वांटिटी को हमने यहाँ चेंज कर दिया था, तो चेंज कर देते हैं, कॉन्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉलम काउंट यहाँ पे आएगा, ढूंढेगा इज नॉट नल वैल्यूज, मतलब जो नॉट नल वैल्यूज है वही रखेगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। ठीक है, अब इसको वो करें तो भाई 888821 यही वैल्यू दिख रही है, क्यों? क्योंकि 3 और 7 के बीच में नहीं है। क्लियर है? उसके क्योंकि यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज को 3 और 7 वाले के बीच को नल कर दिया था। ठीक है, और अब फिर इस वाले पॉइंट पे हमने क्या करा कि वो नल वैल्यूज को रिमूव कर दो। तो अब इतनी जहाँ पे जितनी वैल्यूज यहाँ दिखेंगी वो सारी 3 और 7 की रेंज में नहीं होंगी, तो वही है 88882821 फिर अगेन 2812। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन में किसी को डाउट कुछ बता दो यार, क्लियर है सब? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं सेम चीज जो हमने कल करी थी, इसमें क्या करा है हमने, बीएफ ग्रुप एक नया डेटा फ्रेम बना दिया, डीएफसीएससी ओरिजिनल डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय करा कैटेगरी और क्वांटिटी के ऊपर, जो हमने लास्ट उस इसी वाला क्वेरी थी, एक बार यहाँ पे लाके दिखा देते हैं। ये सेम क्वेरी का इसका ये वाला वर्जन है। क्या हो रहा है यहाँ पे, कैटेगरी सम ऑफ क्वांटिटी एज सम, सम ऑफ क्वांटिटी एज सम, एवरेज ऑफ यूनिट प्राइस एज एवरेज, एवरेज ऑफ यूनिट प्राइस एज एवरेज। ठीक है, फ्रॉम डीएफसीएसवी, डीएफसीएसवी यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया हमने कि इसमें से काम करना हमें। ठीक है, ग्रुप बाय का यहाँ पर होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट कौन से कॉलम पर, कैटेगरी और क्वांटिटी। मतलब ग्रुप बाय तो ग्रुप बाय चलेगा, एग्रीगेट मतलब ये जो एग्रीगेटेशन हो रहा है सम और एवरेज का। ठीक है, तो ग्रुप बाय कैटेगरी और क्वांटिटी, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एक साथ लाना ना भाई, तो अब एग्रीगेट में हम सम और क्वांटिटी ला रहे हैं। ठीक है, ग्रुप बाय कैटेगरी और क्वांटिटी, यहाँ पे हमने ग्रुप बाय कैटेगरी और क्वांटिटी करा था, सेम चीज यहाँ आ गई कैटेगरी क्वांटिटी। ठीक है, हैविंग मतलब फिल्टर क्लॉज होता है एसक्यूएल का, ग्रुप बाय के साथ हैविंग जब लगता है, अब यहाँ पर डॉट फिल्टर लग गया वेयर क्वांटिटी इक्वल टू 7, अब दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। क्लोथिंग 21, होम 7, 21। ठीक है, यहाँ बस क्वांटिटी भी शो हो रहा है, यहाँ क्वांटिटी शो नहीं हो रहा, बस इतना है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे करना है तो यहाँ पे डॉट सिलेक्ट करके तो हो जाएगा वैसे। चलो ठीक है, इसका तो इसको फिर नेक्स्ट वाले में जाकर ड्रॉप करना पड़ेगा, बस इतना फर्क है, ये क्वांटिटी कॉलम साथ में लेकर आ रहा है। ठीक है, सेम चीज हो रही है,
sum of quantity as sum of quantity as sum, average as average, quantity 7 मतलब having quantity 7 मतलब वो, group by category quantity, group by category from DFCSV DFCSV, ठीक है, ये डेटा फ्रेम का नाम है, ये बस शो रहा है यहाँ पर, क्लियर है क्वेरी, और ये तरीका दोनों का, अब तो ये पैरेलल करके देख रहे हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे था डीएफ फिल्टर्ड ऑर्डर, डीएफ सीएसवी डॉट फिल्टर क्वांटिटी ग्रेटर देन 7 ऑर्डर बाय ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो डीएफ अंडरस्कोर सीएसवी डॉट फिल्टर मतलब क्वांटिटी पे फिल्टर डाल रहे हैं, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी में, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, वो वाली क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्लॉज ये मेरे को फिल्टर करके दे देगा पूरे डेटा फ्रेम में से वो, इसमें क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। फिर डॉट ऑर्डर बाय वहाँ का सॉर्ट था, ठीक है, सेम ऑर्डर बाय यहाँ पे भी लग रहा है, ऑर्डर आईडी की बेसिस पे ऑर्डर बाय कर देगा। तो अब इसको रन करें तो वही हो रहा है, क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 वाली सब वैल्यूज आ रही है, 7 8 5 7 8 5, सारी 5 से बड़ी है, ठीक है। और ऑर्डर बाय क्या हो रहा है, ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी के हिसाब से हो रहा है, हाँ, तो 1 3 4 5 7 ऑर्डर आईडी के हिसाब से इसने अरेंज कर दिया। यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख देता तो क्वांटिटी के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। तो अब क्वांटिटी 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 क्वांटिटी के हिसाब से अरेंज हो गया, ठीक है। ठीक है, अब जितने हमने कल क्वेरी पढ़ी थी वो हमने इधर देख ही लिए, यही मेन फंक्शन होते हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेरी लिखने के लिए, बाकी सिंटेक्स वाइज यही फर्क होता है दोनों में। और जरूरी नहीं है इस मेथड से करना है, ये मेथड से करो या ये मेथड से करो, दोनों अच्छा है, सेम ही बात है, बस ये कि ये थोड़ा दिखने में बेटर लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है कोडिंग करिए बस, इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है, ठीक है, बस तरीका डिफरेंट है, और ये थोड़ा ज्यादा तेज है कोड वाइज अगर लिखने जाओ तो, कम लाइन ऑफ कोड में ज्यादा काम हो जाता है, ठीक है। और कुछ डाउट, पक्का क्लियर है ऑनलाइन में सबको, यार ये हमारा पाइस पार्क यहाँ का कवर हो गया। बस पाइस पार्क में ये है कि आपका, हम छोटे डेटा पे तो कर ही सकते हैं, जितना बड़ा डेटा आप यहाँ पे थ्रो करोगे वो उस पर भी काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी सिंटेक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक तो आपका एसक्यूएल का सिंटेक्स हो गया, सीधा एसक्यूएल लग जाती है, और दूसरे में तो आप सीधा अगर कोई कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधा नेट पे सर्च करके निकल जाएगा, कोई सिंटेक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ग्रुप बाय में क्या हो रहा है, एग्रीगेट क्या करता है, विद कॉलम क्या होता है, विद कॉलम रीनेम क्या होता है, फिल्टर क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट अभी तक, यार आज के लिए तो चलो इतना ही था वैसे, क्योंकि अब ये टॉपिक हमारा खत्म होगा तो कुछ मिक्स करना नहीं था इधर। अभी तक कोई भी किसी टॉपिक में पुराने में भी डाउट आया, नंबर वाला देखना है क्या, अभी देखना है किसी और को किसी पुराने टॉपिक में डाउट, रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ।